दोस्तों स्टडी 91 के YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आज मैं हाजिर हूं एक स्पेशल वीडियो को लेकर के। दोस्तों कई बार आप सभी को कंफ्यूजन होता है कि सर ये जो एंशिएंट हिस्ट्री था इसमें बहुत सारे राजवंश चले हैं, जैसे हर्यक वंश चला है, जैसे नंद वंश चला है, मौर्य वंश है, कण वंश है, सातवाहन वंश है, कुषाण वंश है, गुप्त काल है, ऐसे बहुत सारे वंश है। तो सर इतना सारा वंश बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करता है और परीक्षा के समय में क्या इंपॉर्टेंट है, क्या याद रखें, क्या याद न रखें, ये बड़ा जरूरी है आपके लिए। ठीक है, तो याद रखिए आज मैं पूरा का पूरा एंशिएंट हिस्ट्री आपको रिवाइज कराने वाला हूं सिर्फ एक वीडियो में कि कितनी बातें आप याद रखोगे जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप इतनी बातें याद रखते हो तो याद रखिए एंशिएंट हिस्ट्री आपके कंट्रोल में है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियो चाहते हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि तभी तो आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा और आप जान पाओगे कि हम कौन से वीडियोज अपलोड कर रहे हैं, हम कौन सी चीजों को पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो जल्दी से जुड़ जाइए हमारे चैनल से और स्टार्ट करते हैं पढ़ना। दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है जहां से आप इस पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें मगध साम्राज्य की, क्योंकि 16 महाजनपदों में मैंने आपको बताया था 16 महाजनपद। चलिए अब 16 महाजनपद से बात स्टार्ट कर देता हूं। 16 महाजनपदों का उल्लेख कहां पर मिलता है, किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? एक प्रश्न आपके एंशिएंट हिस्ट्री में पूछा जाता है, तो बताइएगा क्या? अंगुत्तर निकाय। कौन सा? अंगुत्तर निकाय बुक है दोस्तों, याद रखेगा यह बौद्ध धर्म से संबंधित किताब है जिसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख हुआ है। ठीक है, महाजनपद काल का नाम तो आपने सुना होगा ना, उत्तर वैदिक काल के बाद महाजनपद काल का समय था। 16 महाजनपद पूरे भारत में थे और उन्हीं को मिला करके अखंड भारत का निर्माण होता था। उसके बारे में चर्चा किया गया अंगुत्तर निकाय में। एक प्रश्न और पूछा जाता है, देखिए यहां पर ये सीरीज आज की जो मैं बता रहा हूं ना, ये कदम कदम पर प्रश्न, कदम कदम पर प्रश्न, ये एक स्पेशल सीरीज चले जहां हर कदम पर आपके सामने एक प्रश्न होगा। इस तरह से अगर देखा जाए तो आज हम लोग कई सारे सैकड़ों प्रश्नों पर बातचीत करने वाले। एक प्रश्न यही बन गया अंगुत्तर निकाय। दूसरा प्रश्न पूछा जाता है कि 16 महाजनपदों का उल्लेख, 16 महाजनपदों का उल्लेख किस जैन धर्म के ग्रंथ में हुआ है, उसका नाम बताइए। ठीक है, तो जल्दी से बता दीजिए आप सभी लोग। चलिए टाइम अप हो गया आप। ठीक है, भगवती सूत्र कौन सा है? भगवती सूत्र याद रखेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। यह वह जैन धर्म की किताब है जिसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख हुआ है। ठीक है, 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली कौन था? मगध था। मगध की राजधानी कहां पर है? शुरुआत में राजधानी थी राजगिरी। क्या थी? राजगिरी। दोस्तों राजगिरी को दो नामों से जाना जाता था, याद रखिए राजगिरी को दो नाम से जाना जाता था। कहीं कहीं राजगिरी लिखा हुआ है, कहीं कहीं पर गिरि ब्रज की चर्चा हुई है। किसकी? गिरि ब्रज की चर्चा हुई, याद रखेगा। समझ में आ गया? ये मगध की ओल्ड राजधानी हुआ करती थी, आगे चल के पाटलिपुत्र राजधानी बनी है। तो जब उदयन ने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना कर दिया तब जो है राजधानी ट्रांसफर हुई है। ठीक है, इतनी बातें आपको याद रहेंगी। अब बात करते हैं इस मगध जो साम्राज्य पर सबसे पहला राजवंश जो चला है वो है हर्यक वंश। कौन सा है? हर्यक वंश। दोस्तों हर्यक वंश की बात करें तो इसको पितृहंता वंश भी कहा जाता है। पितृहंता यानी सभी ने अपने पिता की हत्या करके गद्दी को हासिल किया। ऐसे लोग थे क्या? हाँ, ऐसे ऐसे राजा थे जिन्होंने अपने पिता की हत्या कर दिया। तो याद रखेगा हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है। एक चीज और आपने पूछता है कि हर्यक वंश का शासनकाल मगध साम्राज्य पर कब से कब तक था। ठीक है, तो याद रखेगा यहां पर देखिए टाइम पीरियड दिया है 544 से 412 ईसा पूर्व। कई बार आप लोगों को कंफ्यूजन भी होता है सर ये समय उल्टा क्यों लिखा हुआ है। दोस्तों हम लोग बीसी की बात कर रहे हैं, बिफोर क्राइस्ट की बात कर रहे हैं, यानी ईसा पूर्व की बात कर रहे हैं। यानी मान लीजिए आज जैसे सन 2019-20 चल रहा है, ठीक है, इसके पहले कभी सन 100 भी रहा होगा, 500 भी रहा होगा, कभी सन 1 भी रहा होगा। भाई सन 1 से लेकर तब आज ने इतना समय बीता है। इसी तरह 1 के पहले क्या रहा होगा? क्या दुनिया नहीं थी? थी दुनिया, यानी उसके पहले के समय में हम कैलेंडर को उल्टा कर देते और वहीं से गिनना चालू कर देते। तो याद रखिए 544 बीसी से लेकर 412 बीसी तक जो है यानी ईसा पूर्व तक ये हर्यक वंश चला है। ठीक है, याद रहेगा आपको। चलिए हर्यक वंश की राजधानी कहां थी? तो वही राजगिरी। ठीक है, जो कि आगे चल के राजधानी शिफ्ट हो जाती पाटलिपुत्र, लेकिन अभी नहीं, अभी पाटलिपुत्र की यहां पे कोई चर्चा नहीं है। मैं यहां पर इंडिकेट करने के लिए लिख दिया हूं, बट आपको ध्यान रखना है कि राजधानी राजगिरी थी। ठीक है, इसके प्रमुख शासक कौन कौन थे? तो सबसे पहला शासक था बिंबिसार। दोस्तों एक नाम है बिंबिसार और बिंदुसार, आपको बड़ा डाउट होता है सर बिंबिसार बिंदुसार, बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। बिंदुसार जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र है। याद रखिए मैं बात कर रहा हूं बिंदुसार की। जब
बिंदु वाली बात करेंगे ना, बिंदुसार की बात करेंगे, ठीक है, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। और यहां पर हर्यक वंश में कौन है? बिंबिसार है। बिंबिसार दोस्तों ये गौतम बुद्ध के समकालीन कहे जाते हैं। जिस समय में गौतम बुद्ध थे उस समय ये भी थे, इसीलिए समकालीन माने जाते हैं। तो यह भी एक प्रश्न बनता है, ठीक है, इसको आप नोट करिएगा, कई बार एग्जाम में प्रश्न बना है यहां से, ठीक है। और इसकी हत्या करके इसका पुत्र अजातशत्रु गद्दी पर बैठ जाता है। अजातशत्रु के समय में सबसे इंपॉर्टेंट काम कौन हुआ है? याद रखें, जीवन में दो काम फेमस है। एक तो इसने जल दुर्ग बनवाया, यानी पानी के बीच में एक दुर्ग बनवाया, एक ऐसा किला जहां पर कोई हमला न कर सके, ठीक है। ये किसकी खासियत ये थी। और दूसरी एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली बौद्ध संगीत समिति किस राजा ने करवाई थी? तो याद रखिए अजातशत्रु के समय में हुआ था, क्योंकि 483 बीसी में यानी ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध जी की मृत्यु हो गई थी और उसी वर्ष जो है इस प्रथम बौद्ध संगीत समिति का आयोजन किया गया था, 483 ईसा पूर्व, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो जरा ध्यान दीजिएगा। आगे चल के दोस्तों अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने कर दिया, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद इसी तरह से सीक्वेंस आगे बढ़ता रहा। इसका अंतिम शासक कौन था? नागदासक था, ठीक है। हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदासक, ठीक है। अगर इतनी बातें आप याद रखते हो मतलब हर्यक वंश के बारे में आप बखूबी जानते हो। देखिए 2-3 लाइन और आपको बता दे रहा हूं। बिंबिसार गौतम बुद्ध के समकालीन थे, आपको पता ही है, राजधानी राजगिरी या गिरिबृहस्पति आपको पता है। अजातशत्रु की बात करें दोस्तों तो इसने एक जल दुर्ग बनवाया था, एक इंपॉर्टेंट काम ये है। और दूसरा इंपॉर्टेंट काम क्या है? प्रथम बौद्ध संगीत समिति, टाइम पीरियड जरूर याद रखेगा, 483 ईसा पूर्व में हुआ था, वो अजातशत्रु के समय में हुआ था। कुल 4 बौद्ध संगीत समितियां हुई हैं, कितनी? 4 हुई हैं, ठीक है, तो इसको याद रखेगा। अगला देखिए उदयन। उदयन ने गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की और बाद में राजधानी को कहां शिफ्ट कर दिया गया? इसी पाटलिपुत्र में शिफ्ट कर दिया गया। उदयन जो इस वंश का शासक था उसने पाटलिपुत्र शहर को बसाया था, ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला वंश आता है शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश ने क्या किया? जो नागदासक आखिरी शासक था ना हर्यक वंश का, उसकी हत्या कर दिया। ये शिशुनाग उसी वंश का अमात्य हुआ करता था, ठीक है, याद रखे। और इसने हत्या करके अपनी, जब हत्या कर दिया तो जाहिर से राजधानी में जी नहीं पाएगा, तुरंत राजधानी ट्रांसफर करा दिया, कहां पर? वैशाली शिफ्ट कर दिया राजधानी को। याद रखें 412 से लेकर के 394 ईसा पूर्व तक किसका शासन रहा है? तो याद रखिए शिशुनाग वंश का शासन चला है, ठीक है। द्वितीय बौद्ध संगीत समिति दोस्तों याद रखिए कालाशोक के समय में हुई थी। और कालाशोक किस वंश का शासक था? तो याद रखिए शिशुनाग वंश का शासक था, ठीक है। और अंतिम शासक शिशुनाग वंश का कौन था? नंदीवर्धन था, ठीक है, अंतिम शासक नंदीवर्धन था। अब देखिए एक चीज और देखिए, कुल 4 बौद्ध संगीत समितियां हुई हैं, तो इसको याद रखिए। पहली वाली याद रखिए अजातशत्रु के समय में, तो यहां पर एक शब्द लिखेगा दोस्तों अ, ठीक है, यहां पर एक शब्द लिखेगा अ। अजातशत्रु के समय में पहली वाली थी, ठीक है, इसके लिए हमने अ लिख लिया 483 में, ठीक है। और याद रखेगा 483 में राजगिरी में, ठीक है। और महाकश्यप जो है इस बौद्ध संगीत समिति की अध्यक्षता किए हुए थे, ठीक है। दूसरी हुई है दोस्तों कालाशोक के समय में, तो कालाशोक के लिए अ और का, ठीक है, अ क या अ और क ही रहने दीजिए, ठीक है, अ और क, यानी अ से क्या हो जाएगा अजातशत्रु, क से क्या हो जाएगा कालाशोक। ये द्वितीय बौद्ध संगीत समिति हो गई। तीसरी वाली हुई है अशोक के समय में, फिर से आ गया। और चौथी वाली हुई है क के समय में, फिर से कहा गया। तो देखिए ना एक सीक्वेंस बन गया, अ क अ क अ क अ क अ क अ क, याद रहेगा। अब अगर अ क याद रहता है तो आप वहां से सीक्वेंस बना सकते हैं। पहला अ से अजातशत्रु, दूसरा क से कालाशोक, तीसरा, अच्छा चारों 4 वंश के हैं, ध्यान दीजिएगा। अजातशत्रु ये हर्यक वंश का, शिशुनाग वंश का कालाशोक, मौर्य वंश का अशोक और कुषाण वंश का कनिष्क, ये 4 लोग हुए हैं, ये चारों इंपॉर्टेंट हैं। ये हो गई चारों बौद्ध संगीत समितियां। पहली वाली राजगिरी में हुई थी, ठीक है, और उसके बाद राजधानी वैसे भी शिफ्ट हो गई। कालाशोक के समय में वैशाली राजधानी हो गई थी, तो याद रखेगा। अशोक के समय में पटना राजधानी बन चुकी थी, उसको भी याद रखेगा। और कनिष्क वाली, क्योंकि कनिष्क कश्मीर का शासक था, ठीक है, इसलिए यह वाली कश्मीर में हुई थी। सिंपल है, ठीक है। तो ये 4 आपका हो गया। और टाइम भी पीरियड याद दिला देता हूं, 2 तो 100 वर्ष के अंतराल पे हुए हैं। महात्मा बुद्ध जी की मृत्यु हुई थी 483 ईसा पूर्व, तो पहली वाली उस समय हुई। दूसरी ठीक 100 साल बाद हुई 383 ईसा पूर्व। और अशोक के समय वाली अशोक के समय में हुई है। अशोक के समय में कब हुई है? 251 ईसा पूर्व में हुई है। और लास्ट वाली 102 ईस्वी में हुई है। अच्छा, इसके अध्यक्ष पूछे जाते हैं तो पहले वाले में कौन थे? महाकश्यप थे। दूसरे वाले में सुबुकामी थे। तीसरे वाले में मोगलीपुत्तिस थे। और चौथे वाले में वसुमित्र थे, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए, अगर इतनी बात याद रखते हैं दोस्तों तो जानिए कि शिशुनाग वंश में इस
इससे ज्यादा कोई क्वेश्चन बनने वाला नहीं है। अगला पढ़ते हैं नंद वंश के बारे में। दोस्तों नंद वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था या पहला शासक कौन था? तो महापद्मनंद था। ठीक है, महापद्मनंद। दोस्तों क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा गया महापद्मनंद को। ठीक है, वैसे नंद वंश की जो सत्ता रही है वो 394 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व तक चली है। ठीक है, जिस समय सिकंदर भारत पर हमला किया हुआ था, ठीक है, राजा पोरस के साथ उसकी लड़ाई हुई थी, हाइडेस्पीस का युद्ध या बितस्ता का युद्ध, उस समय भारत में किस वंश का शासन था या मगध पर किस वंश का शासन था? तो याद रखिए नंद वंश का शासन था। एक क्वेश्चन ये भी पूछता है। ठीक है, और जो युद्ध का भी हमने नाम लिया हाइडेस्पीस का युद्ध, याद रखेगा हाइडेस्पीस का युद्ध, यह भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाइडेस्पीस या बितस्ता का युद्ध, कौन सा? बितस्ता का युद्ध याद रखेगा। ये राजा पोरस और सिकंदर के बीच में लड़ा गया था। ठीक है, इसको ध्यान रखेगा। अच्छा, ये अब राजधानी कहां पे आ चुकी थी? पाटलिपुत्र आ चुकी थी। अच्छा, इसमें कुल 9 राजा हुए हैं, 9 प्रसिद्ध राजा हुए नंद वंश में, याद रखेगा। आखिरी राजा कौन है? घनानंद है। घनानंद वही शासक था जिसने चाणक्य की बेइज्जती किया था। उसके बाद चाणक्य ने कसम खा लिया था कि मैं इस राजवंश को जड़ से उखाड़ फेंकूंगा। ठीक है, तो जरा ध्यान दीजिएगा। अच्छा, कलिंग विजय का नाम आता है दोस्तों। कलिंग विजय का उल्लेख किसमें मिलता है? खारवेल में। खारवेल के हाथी गुंफा अभिलेख मिलता है। हाथी गुंफा मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिलेख है, इसको याद रखेगा। ठीक है, तो चाणक्य का नाम आपको याद होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर अगले पॉइंट में आए तो 2-3 चीजें और नंद वंश से संबंधित हैं, उसको मैं याद दिला दे रहा हूं। कारण शिशुनाग वंश को समाप्त करके इस राजवंश की स्थापना महापद्मनंद ने किया था, जो कि सबसे प्रतापी शासक भी थे। ठीक है, आगे याद रखें महापद्मनंद को सर्व छत्रांतक कहा जाता है। क्यों? क्योंकि सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला इन्हें कहा जाता है। ठीक है, तो जिस तरह से परशुराम ने परशु उठाया था और सभी क्षत्रियों को मार डाला था, वही एक रोल इनका भी रहा है। ठीक है, इसके अलावा विशाल सेना का मालिक और क्षत्रियों का नाश करने वाला और उग्रसेन की उपाधि भी इनको दी गई है। इतने बात भी आप याद रखेंगे। कहा महापद्मनंद को भारतीय इतिहास का पहला साम्राज्य निर्माता भी कहा गया था। पुराणों में उसे एक राट कहा गया। पूछा जाता परीक्षा में, एक राट की उपाधि किस शासक को दी गई थी? तो बताइएगा महापद्मनंद को। ठीक है, जिसका मतलब है एक राट मतलब क्या? एकमात्र सम्राट। एक राट मतलब एक ही सम्राट, केवल एक ही है। सम्राटों कौन है? महापद्मनंद। सोचिए इतना प्रतापी राजा था। ठीक है, आगे दे रहा दोस्तों, घनानंद के शासन के दौरान 326 ईसा पूर्व में उत्तर पश्चिम में सिकंदर ने हमला किया था। तो ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों, जब नंद वंश की समाप्ति होती है तो समाप्ति करता कौन है? चाणक्य के सहयोग से चंद्रगुप्त मौर्य ने किया। ठीक है, याद रखेगा। अब यहीं से आता मौर्य वंश। ठीक है, तो 323 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना हो गई, 232 तक ये चलेगी। ठीक है, मौर्य वंश चलेगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने इसकी स्थापना किया मौर्य वंश के, और पाटलिपुत्र को ही अपना राजधानी बनाया। ठीक है, कह रहा है मौर्य वंश के शासक कौन कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य और उसके बाद उसका पुत्र बिंदुसार और फिर उसका पुत्र अशोक। ठीक है, ये याद रखेगा। अच्छा, प्रधानमंत्री कौन थे? कौटिल्य। कौटिल्य का दूसरा नाम क्या था? विष्णुगुप्त या चाणक्य था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चाणक्य, विष्णुगुप्त। दोस्तों चाणक्य को भारत का मैकियावेली भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का मैकियावेली भी कहा जाता है चाणक्य को। कह रहा चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम समय में जैन धर्म को अपना लिया था। अच्छा, एक प्रश्न यहां पर और याद रखेगा, सिकंदर तो वापस लौट गया, लेकिन सिकंदर का एक सेनापति था सेल्यूकस। ठीक है, सेल्यूकस ने भारत जीतने की इच्छा को लेकर 305 ईसा पूर्व में फिर से हमला किया भारत पर। ठीक है, एक वीडियो मैं आपको और बना के दूंगा जिसमें समस्त युद्धों के बारे में बताऊंगा, एक साथ पूरे इतिहास में कितनी लड़ाइयां लड़ी गई, उन सभी लड़ाइयों के बारे में एक स्पेशल वीडियो लेके आऊंगा, ताकि उसमें खाली लड़ाई ही लड़ाई हो। कौन सी लड़ाई कब किसके द्वारा लड़ी गई, जो इंपॉर्टेंट बैटल्स हुए हैं वो मैं आपको याद कराऊंगा। ठीक है, चलिए अगले 2-3 दिनों में ये वीडियोस मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, यहां पे याद रखें 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस ने जब भारत पर हमला किया, उस समय भारत में कौन सा वंश चल रहा था? मौर्य वंश चल रहा था। कौन सा? मौर्य वंश चल रहा था। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य ने मार मार के हरा दिया किसको? सेल्यूकस को। और लास्ट में सेल्यूकस हार जाने के बाद अपनी पुत्री हेलेना का विवाह किससे कर देता है? सेल्यूकस अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर देता है। ठीक है, और उसके यहां एक राज दरबारी भी था, आपको पता होगा, मेगस्थनीज इसी के दरबार में आ जाता है, मौर्य जी के दरबार में आ जाता है और इंडिका नामक पुस्तक की रचना किया है। ठीक है, एक क्वेश्चन और हम आपसे पहले बोल चुके हैं, कदम कदम पे प्रश्न है। यहां पर कदम कदम पे आपको एक एक बात जो याद रखनी है ना, खाली वही बताई जा रही है। कम से कम इतनी बात तो याद रखिए, और याद है तो रिवाइज कर लीजिए, बुरा क्या है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अच्छा, अंतिम समय में दोस्तों 298 बीसी की बात करें, यहां पे टाइम नोट करिएगा, 298 ईसा पूर्व की बात कर रहा हूं। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया? जैन धर्म को अपना लिया और अंतिम समय अपना कहां
पिता है श्रवण बेलगोला, ये कर्नाटक में है, याद रखेगा, और वहीं पर संलेखना विधि से अपने प्राणों का त्याग कर दिया। संलेखना विधि क्या होती है, यानी बिना अन्न जल को ग्रहण किए, ठीक है, मोक्ष की प्राप्ति कर लेना, ये होती संलेखना विधि, तो इसको याद रखेगा। उसी विधि से चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी प्राणों का त्याग कर दिया और सत्ता किसको दे दिया, बिंदुसार, जो कि उसका पुत्र था, सत्ता उसके हाथ में आ गया। ठीक है, अब बिंदुसार के बारे में कौन सी बात याद रखनी है, उसके पहले मौर्य वंश के बारे में कुछ टीका टिप्पणी भी कर लिया जाता है। कह रहा मुद्रा राक्षस, एक किताब है दोस्तों, मुद्रा राक्षस, नाम सुना होगा, विशाख दत्त ने लिखा है। कह रहा मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को वृषल या कुलहीन कहा गया। आपसे एक प्रश्न पूछता है कि किस किताब में चंद्रगुप्त मौर्य को वृषभ या कुलहीन कहा गया, तो बताइए, मुद्रा राक्षस। किताब का नाम याद रखना, विशाख दत्त की किताब है। चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर के साम्राज्य के पूर्वी भाग के शासक सेल्युकस की आक्रमणकारी सेना को 305 ईसा पूर्व में हराया था। यह तो मैं आपको पहले बता चुका हूं। सारनाथ का स्तंभ कहां पर है, ये ऋषिपत्तनम। ऋषिपत्तनम वही जगह है जहां महात्मा बुद्ध ने पहली बार अपना उपदेश दिया था अपने 5 शिष्यों को। कहां पर है, बनारस में पड़ता है, ऋषिपत्तनम या फिर सारनाथ। ठीक है, याद रखिए सारनाथ में धमेक स्तूप है दोस्तों, वो धमेक स्तूप का निर्माण भी किसने कराया, अशोक ने करवाया। ठीक है, आगे कह रहा सांची का स्तूप भी किसने बनवाया, वो भी अशोक ने बनवाया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सांची का स्तूप किसने बनवाया, अशोक ने। ठीक है, ये कहां पर है सांची वाला, ये आपके मध्य प्रदेश में है। ठीक है, आगे कह रहा मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था, याद रखिए तक्षशिला। कभी गलती से नालंदा मत बोल दीजिएगा, क्यों, क्योंकि नालंदा की स्थापना गुप्त काल के दौरान हुई है, यानी आज से हजारों साल बाद हुई है। ठीक है, अभी केवल एक ही विश्वविद्यालय है, वो है तक्षशिला विश्वविद्यालय, जो कि आधुनिक पाकिस्तान में है। ठीक है, करा बृहद्रथ। बृहद्रथ दोस्तों ये पहला राजा भी यही था और सबसे आखिरी राजा संजोग से मगध साम्राज्य का कौन रहा है, याद रखे बृहद्रथ ही रहा है, या इसमें मौर्य वंश में। तो याद रखे बृहद्रथ की हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने किया था और उसके बाद इस ब्राह्मण वंश की स्थापना हुई थी, शुंग राजवंश की स्थापना हुई। ठीक है, याद रखिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने गिरनार क्षेत्र में सुदर्शन झील का भी निर्माण कराया था। यह प्रश्न भी आपसे परीक्षा में खूब पूछा जाता है। ठीक है, इतनी बात याद रखिएगा कम से कम चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बिंदुसार के बारे में। दोस्तों बिंदुसार को यूनानी इतिहासकारों ने 3 नाम दिया है। ये तीनों नाम आपसे परीक्षा में खूब पूछता है। एक है अमित्रोघात, दूसरा है अमित्रोचेट्स, तीसरा है इलेक्ट्रोकेट्स। ठीक है, याद रखिए ये तीनों नाम बहुत इंपॉर्टेंट। और ये जो इमेज देख रहे हैं किसका इमेज है, ये बिंदुसार का इमेज है। ठीक है, तो जरा ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में इतनी ही बात है। ठीक है, अशोक के बारे में देखते हैं। अशोक के बारे में उसके अभिलेखों में कई नामों से उन्हें पुकारा गया है। ठीक है, चक्रवर्ती अशोक का नाम आपने सुना होगा, अखंड भारत के निर्माण में इनका बहुत बड़ा योगदान था। ठीक है, तो देवनामपी याद रखेगा, आपसे प्रश्न पूछता है देवनामपी किसकी उपाधि है, बताइए, अशोक की उपाधि है। ठीक है, कदम कदम पे प्रश्न है दोस्तों। अशोक वर्धन ये भी इन्हीं का नाम है, ये पुराणों में मिलता है नाम। ठीक है, कलिंग विजय के बाद दोस्तों याद रखिए बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया अशोक। क्यों, क्योंकि बौद्ध धर्म की दीक्षा इनको मिल चुकी थी और उसके बाद से इन्होंने हथियार डाल दिया कि अब कभी भी लड़ाई नहीं लड़ेंगे, कभी किसी को बंधक नहीं बनाएंगे, कभी किसी की हत्या नहीं करेंगे, और फिर लगातार ये अच्छे कार्य करते गए। ठीक है, कश्मीर याद रखिए, कश्मीर में श्रीनगर में ललित पत्तन नगर। ठीक है, अच्छा, इनके अभिलेख बहुत जगहों पर मिले हैं और अभिलेख अलग अलग जो है लिपि में लिखे गए। जैसे 3 लिपि है दोस्तों, ब्राह्मी, खरोष्ठी, आर्मेइक। ठीक है, और ग्रीक याद रखिए बाद में बात है, पहले इन तीनों लिपि के बारे में आपको बता देता हूं। दोस्तों बड़ा कंफ्यूजन होता है कौन सी लिपि वाला अभिलेख कहां मिला, तो एक बात आपको बता दूं, ट्रिक दे रहा हूं मैं दोस्तों, याद रखिए संपूर्ण भारत में, पूरे भारत में जो लिपि मिली है वो ब्राह्मी लिपि मिली है। ठीक है, ब्राह्मी और खरोष्ठी यही 2 मिली है। आर्मेइक भारत से बाहर जब आप बढ़ेंगे यूनान साइड, ठीक है, तो रास्ते में जितनी मिली वहां पर आर्मेइक मिली। अगर इतनी बात याद रखेंगे तो आपको चीजें अपने आप याद आ जाएंगी। ठीक है, आगे दे रहा सांची का स्तूप रायसेन जिला है, मध्य प्रदेश में, वहां पर है। ठीक है, और पशु बलि और मनुष्य और पशुओं के रक्षा के लिए चिकित्सा की सुविधा सबसे पहले किसने शुरू कराया, तो याद रखें पशु बलि को बंद कराया। ठीक है, यानी गौ हत्या या किसी भी पशुओं की हत्या करने पर रोक लगाया, ये किसने किया था, तो अशोक ने किया था। ठीक है, अशोक ने यहीं से धम्म का कार्य करना शुरू किया। धम्म मतलब होता है धर्म। ठीक है, आगे याद रखिए 7वें और 8वें बौद्ध यात्राओं के दौरान दोस्तों याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पता चलता गया। अच्छा, 10वें में और 20वें में बोध गया। ठीक है, अच्छा, ये तो सिंपल सी चीज दिया है दोस्तों। ये अलग अलग, ये मैं आपको बता रहा हूं क्या है। देखिए उनके कुल मिला के 14 अभिलेख आए थे। कितने आए थे, 14 अभिलेख आए थे। 14 में से सब मत याद करिए, कम से कम 7, 8, 10, 12 और 13, 14 याद रखिए। क्या है 10, 20, यहाँ 20वां नहीं रहेगा। ठीक है, ये तो 10वें वर्ष की बात कर रहा है, यहाँ पर वर्ष होना चाहिए, यहाँ पर 20वें वर्ष की बात कर रहा है। ठीक है, तो आप यही 4 याद रखिए, 7वां, 8वां, 13वां, 14वां। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए। 7वें 8वें में
दोस्तों बौद्ध यात्राओं का उल्लेख किया गया, जिसमें बोध गया और लुम्बिनी का उल्लेख मिलता है, और 13वें में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है, और 14वें में प्रजा को धार्मिक जीवन देने की प्रेरणा का उल्लेख मिलता है। तो ये आपसे परीक्षा में खूब पूछता है, ठीक है। आगे याद रखिए शुंग वंश। शुंग वंश ने क्या किया था, जो मौर्य वंश का आखिरी राजा था जिसका नाम था बृहद्रथ, उसकी हत्या करके शुंग वंश की स्थापना किया था पुष्यमित्र शुंग ने, और यहीं से ब्राह्मण वंश की शुरुआत माना जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा ब्राह्मण वंश ने फिर क्या किया, यहाँ पर जो राजधानी थी पाटलिपुत्र को उठा के शिफ्ट कर लिया विदिशा। विदिशा कहां पड़ता है, मध्य प्रदेश में पड़ता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है दोस्तों। पुष्यमित्र शुंग ने अपने जीवन में 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे, और इसका अभिलेख जो है, उल्लेख जो है, वो अयोध्या अभिलेख में मिलता है। किसने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए, किस शासक ने, तो याद रखिए किस शासक ने। तो अश्वमेध यज्ञ कौन कराएगा, जो हिंदू शासक होगा, और इसके पहले बौद्ध शासक थे, अलग अलग शासक थे, अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग थे, तो उन लोगों ने तो जाहिर सी बात है नहीं कराया। इसका मतलब है किसने कराया, तो पुष्यमित्र शुंग ने कराया था। क्या कराया था, अश्वमेध यज्ञ। 2 अश्वमेध यज्ञ कराया था, जो कि अयोध्या अभिलेख से पता चलता है, ठीक है। और पुष्यमित्र शुंग ने भरहुत स्तूप, ठीक है, का निर्माण भी कराया। दोस्तों वैसे तो पुष्यमित्र शुंग ने हमारे देश में जितने भी स्तूप थे लगभग सभी स्तूपों को नष्ट कर दिया था, ठीक है, इसको आप याद रखेगा। और अंतिम शासक इस वंश का कौन था, देवभूति था, और इसको मार करके शुंग के बाद कण्व वंश की स्थापना करते हैं कौन, याद रखे वासुदेव कण्व। क्या नाम है, वासुदेव कण्व, ठीक है। 75 से लेकर के कितने 30 ईसा पूर्व तक वासुदेव कण्व ने कण्व वंश को चलाए रखा, ठीक है। अंतिम शासक कौन था, सुशर्मन था, ठीक है, सुशर्मन। और इसके बाद ये वंश भी समाप्त हो जाता है, और आखिरी में आता है कुषाण वंश, ठीक है। कौन सा आ गया, सॉरी अभी कुषाण नहीं, कण्व के बाद पहले आंध्र सातवाहन वंश आता है। गौतमी पुत्र सातकड़ी वगैरह का नाम सुना होगा ना, यही वही वंश है दोस्तों, आंध्र सातवाहन वंश। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहला शासक कौन था, सिमुक, ठीक है। पहला शासक कौन है, सिमुक, याद रखेगा। और सबसे महान शासक कौन है इस वंश के, गौतमी पुत्र सातकड़ी। साउथ की एक मूवी है, देखिएगा, गौतमी पुत्र सातकड़ी के नाम से, बहुत बेहतरीन है, ठीक है। आपको पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। दक्षिण भारत का प्रथम में साम्राज्य स्थापित करने का श्रेय किसको जाता है, आंध्र सातवाहन वंश को जाता है, क्योंकि इसके पहले कोई दक्षिण की तरफ नहीं बढ़ा। यह पहला वंश था जो उत्तर भारत के साथ साथ दक्षिण भारत तक अपनी राज्य की सीमा का विस्तार किया, ठीक है। सबसे पहले शीशे के सिक्के किसने चलाए, तो याद रखिए आंध्र सातवाहन वंश के राजाओं ने सबसे पहले शीशे के सिक्के चलाए थे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं कनिष्क की तरफ, ठीक है, जो कि यहाँ पर एक नया वंश चलने जा रहा है, कुषाण वंश, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, कुषाण वंश करा प्रथम शताब्दी में कुजुल कटविशेष का नाम आपने सुना होगा, ठीक है। इसको महाराजाधिराज भी बोलते हैं, कुजुल कटविशेष। इसने सबसे पहले तांबे के सिक्के चलाए, और विम कटविशेष ने सबसे पहले भारत में सोने के सिक्के चलाए, ठीक है। ये दोनों आप याद रखेगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। अच्छा, कुषाण वंश की राजधानी कहाँ थी, ये पुरुषपुर थी। कहाँ पर थी, पुरुषपुर राजधानी थी। पुरुषपुर पेशावर के पास था, ठीक है, पेशावर पाकिस्तान में है, ठीक है, याद रखेगा। आगे याद रखिए, इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था, कनिष्क था, इसको याद रखेगा। और इसी के समय में शक कैलेंडर स्टार्ट होता है 78 ईस्वी से, ठीक है। कनिष्कपुर नगर की स्थापना भी इसी ने कराया था, और चौथी बौद्ध संगीत समिति भी इसी के समय में हुई, जिसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने किया था। किसने किया था, वसुमित्र। वसुमित्र की प्रसिद्ध रचना कौन सी, अश्वघोष है, ठीक है, याद रखेगा, यह भी इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, दरबारी कुछ कवि लोग हैं, उनको जरा याद रखेगा, जो कि कनिष्क के दरबार में है। दोस्तों कनिष्क के दरबार में चरक थे, ठीक है, चरक ने चरक संहिता लिखा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अश्वघोष नहीं है, अश्वघोष होगा। अश्वघोष ने बुद्ध चरितम की रचना किया। अच्छा, वसुमित्र के साथ जोड़ दिया था क्या, वो अलग है, देखिए नाम गलती से निकल गया। तो अश्वघोष दोस्तों, इन्होंने बुद्ध चरितम लिखा है। और नागार्जुन जिन्हें भारत का आइंस्टीन कहा जाता है, वो कुषाण वंश में थे, कनिष्क के राज दरबार में। तो ये भी आप याद रखेगा, माध्यमिक सूत्र की रचना इन्होंने किया है। दोस्तों 2 कला शैलियों का विकास होता है, गांधार कला शैली और मथुरा कला शैली। क्या अंतर है दोस्तों, दोनों में मूर्तियां बनाई जाती हैं, और सबसे पहले मूर्ति बनाकर पूजा किसकी की गई, तो गौतम बुद्ध की गई थी, ठीक है, गौतम बुद्ध की। दोस्तों एक प्रश्न आप बता दूं आपको, जब कभी आप इमेज देखेंगे, गूगल पे सर्च करेंगे गौतम बुद्ध की, बहुत सारे इमेज मिलते हैं, आप समझ नहीं पाते हैं कि कौन सा इमेज गौतम बुद्ध का है, कौन सा इमेज महावीर स्वामी का। क्या आप बता सकते हैं, आप में से किसी को पता है, कोई बता सकता है कि गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी, इन दोनों लोगों की पहचान कैसे की जाए? मैं आपको बता देता हूं, बहुत कम समय है और आगे बहुत लंबे समय तक लेक्चर चलने वाला है, इस वजह से समय बिल्कुल नहीं है। तो याद रखें दोस्तों, अगर कोई ऐसी मूर्ति, कोई ऐसी फोटो दिखती है जो किसी वस्त्र को धारण किए हुए, तो समझ जाइए वो गौतम बुद्ध हैं। अगर वस्त्र नहीं धारण किए हुए, नंगे हैं, ठीक है, नंगे रूप में है, तो याद रखें महावीर स्वामी है। क्यों? क्योंकि दिगंबर जो होते थे वो दिशाओं को अपना वस्त्र समझते थे। महावीर स्वामी भी एक दिगंबर थे, वो दिशाओं को वस्त्र मानते थे। तो उनकी जितनी भी फोटो मिलेगी या मूर्तियां मिलेंगी वो बिना वस्त्रों के हैं, ठीक है। और वस्त्रों वाली मूर्तियां किसकी है? तो समझ जाइएगा
गौतम बुद्ध की है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक मूर्ति दिख रही होगी, दोनों में वस्त्र हैं, तो जाहिर सी बात है ये वाली मूर्ति कौन सी है, ये तो गौतम बुद्ध की है, तो नर्तकी की मूर्ति है, याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों कि गांधार कला शैली और मथुरा कला शैली में अंतर क्या है। गांधार कला शैली में दोस्तों ग्रे पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता था, या आप कह सकते हैं काले पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता था, जबकि मथुरा शैली में लाल बलुआ पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता था। बस इतना अंतर है, पत्थरों का अंतर है, इसीलिए शैली बदल गई है। ठीक है, चलिए इतनी बात आप याद रखिएगा, ये बातें आपको बताया गया कनिष्क के राज दरबार से। दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं तो गुप्त काल की बात करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पीरियड आ गया गुप्त वंश। 240 ईस्वी से लेकर के अब बीसी खत्म हो चुका है, ईस्वी आ चुका है, और 550 ईस्वी तक जो है गुप्त काल चलता है। गुप्त काल में सबसे पहले शासक कौन है, श्रीगुप्त हैं, याद रखेगा। ठीक है, और मृग शिखावर में इन्होंने 24 गांव दान दिए थे। घटोत्कच आप जानते होंगे, और उसके पुत्र थे चंद्रगुप्त मौर्य, जिनको गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, और 320 ईस्वी से गुप्त संवत की शुरुआत मानी जाती है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये तीनों और चारों प्रश्न हैं, इसको आप याद रखेगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब इसके बाद की जो बातें बताऊंगा वो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है गुप्त काल से संबंधित। ठीक है, आगे दे रहा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। किसने कहा था, तो विसेंट स्मिथ ने कहा था। किसने कहा था, विसेंट स्मिथ ने भारत का नेपोलियन कहा था। किसे, याद रखिए समुद्रगुप्त को। ठीक है, क्यों कहा था, क्योंकि 100 युद्धों का विजेता इसे कहा जाता, बहुत सारे युद्धों को लड़ा गया इसके द्वारा। हरिश्चंद्र इसका दरबारी कवि था, जिसने प्रयाग प्रशस्ति तैयार किया था, और उसी में इसका वर्णन भी मिलता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, पूछता है परीक्षा में प्रयाग प्रशस्ति किससे संबंधित है, ले जाके जोड़िए हरिश्चंद्र से, पटक दीजिए उठा के समुद्रगुप्त पर। ठीक है, अरे वैसे मतलब बता रहा हूं कि ले जाकर जोड़ दीजिए। ठीक है, बहुत आसान है, बस कोरिलेट करके आप समझना सीख जाइए। ठीक है, आगे देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय, सबसे प्रतापी सबसे महान शासक गुप्त वंश का कौन था, चंद्रगुप्त द्वितीय थे, जिनको पूरा नाम था क्या, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, याद रहेगा, या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य आप बोलिए, विक्रमादित्य लगा दीजिए, सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। और भी कई सारी इनकी उपाधियां जैसे सकारी है, देवराज है, सिक्कों पर ये सब नाम मिलते हैं। और एक चीनी यात्री इसी समय भारत की यात्रा किया था, नाम क्या था, बताइए जल्दी से, फाहयान। कौन सा, फाहयान। दोस्तों फाहयान था। वेनसांग मत करिएगा, वेनसांग हर्षवर्धन के समय में आया था, ह से ह को मिलाइए, ह से हर्षवर्धन, ह से वेनसांग। ठीक है, तो वेनसांग किसके समय में आया था, हर्षवर्धन के समय में आया था, जबकि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में कौन आया था, फाहयान आया था। यह चीनी यात्री था, ध्यान दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, इनके यहाँ भी नवरत्न हुआ करते, जिस तरह से अकबर के यहाँ पे नवरत्न थे। और अष्टदिग्गज किसके यहाँ पर थे, बताइए जल्दी से, राजा कृष्णदेव राय। राजा कृष्णदेव राय के राज दरबार में अष्टदिग्गज हुआ करते थे। वो कहाँ के प्रतापी शासक थे, बताइए जल्दी से, बताइए। राजा कृष्णदेव राय कहाँ के प्रतापी शासक थे, दक्षिण भारत में थे, हम्पी इनकी राजधानी हुआ करती थी, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए यहां पर देखिए, हम बात करने जा रहे हैं किसके बारे में दोस्तों, नवरत्नों के बारे में। तो देखिए एक एक नवरत्नों का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों। हरिश्चंद्र कवि है, एक मिनट आप यहाँ से मत देखिए। ठीक है, यहाँ से मत देखिए, यहाँ पे कुछ चीजें मिसप्रिंट में दिखी हुई है, यहाँ मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, एक बार देखिए। बेताल भट्ट, सबसे इंपॉर्टेंट, एक एक लोगों के बारे में आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इधर कुछ मिसप्रिंट है, इधर छोड़ दीजिए, इधर देखिए। ठीक है, याद रखिए, क्योंकि यहाँ पर हरिश्चंद्र दे दिया ना, हरिश्चंद्र का नाम ही यहाँ पर नहीं। ठीक है, हरिश्चंद्र हो सकता है टाइपिंग एरर में आ गया हो, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको समझा दे रहा हूँ चीजों को, बहुत आसान है। बेताल भट्ट, आपने बेताल पचीसी की कहानियां खूब पढ़ी होगी बचपन में दोस्तों। बेताल पचीसी में क्या रहता है, बेताल पचीसी, और ये कहानी जो है किसके बीच में है, तो बेताल और राजा विक्रमादित्य के बीच की कहानी है। तो याद रखिए, बेताल इन्हीं के राज दरबार में थे। ठीक है, इसके यहाँ धनवंतरी को फादर ऑफ मेडिकल साइंस कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा, मेडिसिन कहा जाता है, फादर ऑफ मेडिसिन। ठीक है, तो याद रखिएगा, धनवंतरी भी इन्हीं के यहाँ पढ़ते हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। छपड़क भी यहीं पढ़ते हैं दोस्तों, छपड़क, अमर सिंह ने शब्दकोश की रचना किया है। शंकु यहाँ पढ़ते हैं, घटकर पर यहाँ पढ़ते हैं, कालिदास यहीं पढ़ते हैं, वरामीर यहीं पढ़ते हैं, और वरुरुचि यहीं पढ़ते हैं। ये वो 9 रत्न हैं जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के यहाँ पर रहते थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कुमारगुप्त ने अपने जीवन में बड़ा अच्छा काम किया है। सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है दोस्तों, याद रखें, नालंदा की स्थापना किया है, नालंदा को बनाया था। नालंदा जो कि एक विश्वविद्यालय था, इसके पहले एकमात्र विश्वविद्यालय था पूरे दुनिया में, सबसे पुराना विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय। ठीक है, चाणक्य भी वहां पढ़े लिखे थे। ठीक है, याद रखेगा। और यहां मैं बात कर रहा हूं नालंदा विश्वविद्यालय की। ठीक है, अच्छा एक बात याद रखें, कुमारगुप्त ने इसकी स्थापना किया, महेंद्रादित्य उसकी उपाधि थी, इसको भी आप ध्यान रखेगा। ठीक है, और इसकी मुद्राओं पर मयूर और किसका, गरुड़ का चिन्ह मिला है, तो ये भी आप याद रखेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं स्कंदगुप्त के बारे में दोस्तों। हूणों को हराया था इन्होंने, इनको शक्रादित्य कहा जाता है। और अंतिम शासक कौन थे गुप्त वंश के, तो याद रखें, विष्णुगुप्त थे अंतिम शासक। उसके बाद कौन सा वंश आया, पुष्यभूति वंश। पुष्यभूति वंश को ही हर्षवर्धन वंश भी कहा जाता है, या हर्षवर्धन काल भी कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखेगा, पुष्यभूति की राजधानी कहां पर थी, थानेश्वर और कन्नौज, याद रखेगा। प्रभाकर वर्धन दोस्तों बड़ा लड़का था, और राज्यवर्धन आपने सुना होगा,
हर्षवर्धन छोटा था, ठीक है। शीलादित्य इसकी उपाधि थी, जबकि शक्रादित्य याद रखेगा, अभी पीछे हमने पढ़ा शक्रादित्य, शक्रादित्य किसकी थी तो याद रखिए स्कंदगुप्त की थी, ठीक है। करा यात्रियों का राजकुमार या नीतियों का पंडित, ये वर्तमान शाक्य मुनि, ये सब किसको कहा गया दोस्तों, ये सब वेनसांग की उपाधियां थी। किसकी, वेनसांग की उपाधियां थी। वेनसांग इसी के समय में आया था, शिवकी नामक ग्रंथ की रचना किया था, जिसमें उस समय के भारत का वर्णन भी मिलता है, ठीक है। जयसेन, मयूर, हरिदत्त, बाणभट्ट और ये लोग जो है इसके दरबारी कवि थे, इसको भी याद रखेगा। कादम्बरी और हर्षचरित की रचना इसी के शासनकाल में हुआ है, ये भी याद रखेगा, ठीक है। पुलकेशिन द्वितीय को हराया था, ठीक है। पुलकेशिन द्वितीय को हराया था, नहीं पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था, ठीक है। इसको याद रखेगा, को नहीं रहेगा, ने रहेगा, यहां पर गलती हो गया, ठीक है। आगे देखिए यहां पर करा इस राजवंश का सबसे महान शासक कौन था, हर्षवर्धन था, जिसे कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था। हर्षवर्धन के शासनकाल में वेनसांग भारत आया था और फाह्यान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में आया था, ठीक है। हर्षवर्धन ने नालंदा में एक विशाल मठ की भी स्थापना किया था। अच्छा, आगे चल के नालंदा को किसने जलाकर राख कर दिया था, तो मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद, ठीक है, उसका एक गुलाम था, मृत्यु के बाद का याद रखिए वो अलग चीज है। मोहम्मद गौरी का एक गुलाम था जिसका नाम था बख्तियार खिलजी। क्या नाम है, बख्तियार खिलजी, ठीक है। बख्तियार खिलजी, बख्तियार खिलजी, उसी ने दोस्तों इसको आग लगाया था, इसको नष्ट कर दिया, विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया। विक्रमशिला विश्वविद्यालय भी कहां पर है, याद रखिए वो भी विश्वविद्यालय बिहार में है, नालंदा और विक्रमशिला दोनों ही, ठीक है, तो याद रखेगा। करा हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट ने प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद नामक पुस्तकों की रचना भी की है, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला दे रहा पाल वंश। पाल वंश में कौन है सबसे फेमस, गोपाल है, ठीक है। गोपाल और गोपाल के बाद धर्मपाल, ठीक है। धर्मपाल ने दोस्तों विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कराई, कहां पर, याद रखिए बिहार में ही, ठीक है। और इसके बाद आता है दंती दुर्ग ने स्थापित किया राष्ट्रकूट वंश, बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रकूटों ने एलोरा की गुफाओं का निर्माण किया, जबकि गुप्त शासकों ने अजंता की गुफाओं का निर्माण किया। एक क्वेश्चन भी बनता है कि अजंता की गुफाओं का निर्माण किसने किया है, तो बताइए गुप्त शासकों ने किया। अजंता जिसे कोई नहीं जानता वो गुप्त है। और राष्ट्रकूट तो एलोरा, रा से राष्ट्रकूट याद रखेगा। दंती दुर्ग इसका पहला शासक था, ठीक है। और इसी के समय में त्रिपक्षीय युद्ध आरंभ हुआ, किसके किसके बीच में, याद रखिए पाल राजाओं, गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट राजाओं के बीच में हुआ, ठीक है। वैसे अगर संस्थापक की बात करूं तो पाल वंश के संस्थापक कौन थे, गोपाल थे, जबकि गुर्जर प्रतिहार वंश में नागभट्ट थे और दंती दुर्ग राष्ट्रकूट के थे, ठीक है। राजधानी कहां थी, बंगाल में पाल वंश चल रहा था, गुजरात में गुर्जर प्रतिहार चल रहा था और नासिक के पास राष्ट्रकूट वंश था, ठीक है। सबसे प्रतापी शासक नारायण दत्त, मिहिर भोज और कृष्ण तृतीय थे, तो इसको भी आप याद रखेगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट जितनी चीजें वो आपको बताई जा रही है, ठीक है। आगे देखिए राष्ट्रकूट वंश। करा इस राजवंश, सुनिएगा ध्यान से, करा इस राजवंश की स्थापना दंती दुर्ग ने किया और कृष्ण प्रथम ने, किसने, कृष्ण प्रथम ने एलोरा में स्थित कैलाश मंदिर का भी निर्माण कराया। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हजारों बार ये प्रश्न आपसे पूछा जा चुका है, ठीक है। करा इस वंश के शासक अमोघ वर्ष ने पहली बार कन्नड़ कविता कविराज मार्ग लिखी थी, ये भी आप याद रखेगा, वो इसी दंती दुर्ग जिस वंश का था, राष्ट्रकूट वंश उसी वंश का था। एलिफेंटा के गुहा मंदिरों में शिव को समर्पित जो मंदिरों का निर्माण हुआ वो राष्ट्रकूट वंशों के द्वारा ही किया गया है, इसको भी याद रखेगा। एलिफेंटा की गुफाएं अलग हैं, एलोरा अलग थी, अजंता अलग थी, ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। आज ही के वीडियो में सोचा था एक बार दक्षिण भारत के चीज़ों का भी उल्लेख कर देता हूं, क्योंकि वहां पर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और तो उन चीज़ों के लिए भी मैं आपके लिए लेकर आऊँगा एक ऐसा वीडियो जिसमें दक्षिण भारतीय राजवंशों के बारे में कॉमन वीडियो होगा और उसके माध्यम से चीज़ों को आप देख पाएंगे, समझ पाएंगे, ठीक है। तो परीक्षा के दृष्टिकोण से ये जो वीडियोज़ आपको दिए जा रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपको फायदा ही होगा, नुकसान तो कोई होगा ही नहीं, ठीक है। तो एक बार मैं चाहूँगा आप हमारे प्लेलिस्ट में विजिट करिए और आकर देखिए कि हम लोगों ने किस किस वीडियो पर काम किया है। और एक चीज और बताना चाहूंगा, हमारे चैनल पर सभी विषयों को डिटेल में पढ़ाया गया है, तो एक बार अगर आके देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको बहुत मजा आएगा पढ़ने में और सीखने में, ठीक है। तो हर विषय को आप डिटेल में पढ़ सकते हैं, जिसका कोई शुल्क नहीं है, सब कुछ आपको निःशुल्क दिया गया। और इतना देने के बावजूद भी अगर आप न पढ़ें तो फिर जान लीजिए कभी आप पढ़ नहीं पाओगे, ठीक है। चलिए फिलहाल हमारी कामना ही कि आप अच्छे से पढ़ाई लिखाई करें, भगवान करे जल्दी आपका सिलेक्शन हो जाए। हम एक रास्ता दे सकते हैं, बाकी मेहनत आपको करना है, ठीक है। ठंडी गर्मी बरसात से आप उलझा मत करिए, लक्ष्य एक होना चाहिए और हमेशा निर्धारित होना चाहिए, समय निर्धारित होना चाहिए कि हमें जब तक वो पाना है तो पाना है, ठीक है। जब तक मिल नहीं जाता तब तक सोना नहीं है, तब तक चैन नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। तो जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ताकि और भी बच्चे इस वीडियो को देख पाएं। जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते, कम से कम वो लोग हमारे वीडियो सीरीज से जुड़ करके पढ़ाई लिखाई कर पाएं, ठीक है। चलिए ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। आप सभी का धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।